नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 29 सितंबर है और चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए भी आपके लिए वीडियो हेल्प होती है या नहीं होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अभी हमारा जो चैनल है वह उतना ग्रो नहीं हुआ है जितना हमें उम्मीद थी। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। दो दो न्यूज़पेपर पढ़ना और फिर हिंदू न्यूज़पेपर को हिंदी में ट्रांसलेट करना, उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा एडिटोरियल है वह हमारा द हिंदू से संबंधित है, जिसके अंदर जो अभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में उसमें कहा गया है भी किस प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वह किस प्रकार से, जब कोई यूरोपीय देश अगर युद्ध में होता है तो किस प्रकार से उसकी मदद करता है। मगर उसी प्रकार में कोई अफ्रीकन देश होता है या कोई एशियन देश होता है तो उस लेवल की वह मदद नहीं करता, चाहे वो आर्थिक रूप की मदद हो या फिर सैन्य रूप की मदद हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो यूक्रेन के साथ जो काफ़ी देश हैं, जो यूरोपियन देश हैं, तो वह प्रत्यक्षतः इसकी मदद नहीं करते हैं। यानी प्रत्यक्षतः मतलब जो अपनी सेना भेजकर उन्होंने अपनी मदद नहीं की है। मगर हम देखें भी किस प्रकार से उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की है। जैसे आर्थिक रूप से उनको मदद मुहैया करवाते हैं, अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज उनको देते हैं, नए नए हथियार उनको देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर उस प्रकार की उनकी मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो यूरोप रूस को दिनों दिन नीचा दिखाना चाहता है, यूरोप या अमेरिका भी कह सकते हैं, तो वह कह सकते हैं जो रूस को इस प्रकार से काउंटर कर रहा है। और साथ ही साथ इस आर्टिकल के अंदर कहा भी जितना ज़्यादा जो रूस के और यूक्रेन का युद्ध लंबा खींचता जाएगा उससे ज़्यादातर नुकसान अप्रत्यक्ष रूप में और लंबे टाइम में यह नुकसान किसको, भारत को झेलना पड़ेगा। क्योंकि इससे क्या होगा भी तो रूस है वह कमज़ोर होगा। रूस कमज़ोर होने का मतलब है भी चीन का ज़्यादा स्ट्रांग होना, और चीन अगर स्ट्रांग होता है तो भारत को इसका कह सकते हैं भी एक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या फिर उसके लिए बहुत और बड़ी चुनौतियाँ ऊपर से उभर सकती है। वैसे भी चीन को हम देखते हैं भी किस प्रकार आज के समय में चीन अपना प्रभाव बढ़ाता चला जा रहा है। ठीक है, कह रखा भी जो यूक्रेन नाटो के हथियार पर जैसे हथियार है, प्रशिक्षण है, संचार उपग्रह है, या खुफिया सूचना है, या सूचना प्रसंस्करण प्रणाली है, या वैश्विक मीडिया में पूर्व नियंत्रण की बात है। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, सहायता करता है। यानी किस प्रकार से जो वैश्विक मीडिया उस बात को दिखाती है, उस में ये दिखा रहे भी रूस उस प्रकार से कितना उन पर अत्याचार कर रहे हैं। मगर अकेला रूस ही नहीं, कुछ अन्य कंट्रियाँ भी हैं या अन्य देश भी हैं जो इस बात को सुलझाने की बजाय ज़्यादा लंबा खींचने की ओर यानी ज़्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, आगे इसके बाद जबकि विश्व बैंक ने यमन और अफ्रीकी युद्धग्रस्त देशों की मदद करने के विषय में नरम रुख अपनाया है। तो ये हमने देखा है भी जिस प्रकार से जैसे यमन में युद्ध था या अफगानिस्तान में जिस प्रकार की युद्ध की स्थिति थी, ठीक है, जैसे ताइवान का वहाँ पे कंट्रोल हो गया था। साथ ही साथ जो और अल्जीरिया जैसे अभी हाल ही में जो उज्बेकिस्तान और शायद अल्जीरिया के बीच में सो युद्ध की जो स्थिति बनी हुई थी बॉर्डर पे, ठीक है, तो उसमें भी कहीं न कहीं उन्होंने क्या है भी कि अपने जो जिस प्रकार का रवैया था उन्होंने नहीं अपनाया है। ठीक है, चाहे वह भारत पाकिस्तान का युद्ध भी क्यों ना हो। ठीक है, मगर अभी जो यूक्रेन युद्ध था तो उसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने भी इसको कम से कम कितना देखते हैं हमें, यूक्रेन को 4.5 अरब डॉलर का यानी क्या दिया है, यानी मुहैया करवाए, आर्थिक रूप से उनसे सक्षम बनाए। यानी इतने रुपए उन्हें युद्ध के लिए दिए गए हैं, अपनी स्थिति सुधारने के लिए दिए गए। और साथ ही साथ अगर हम आईएमएफ की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं, तो उसने भी लगभग 1.4 अरब डॉलर उनको मुहैया करवाए हैं। जबकि जो एशिया के एशिया महाद्वीप में ऐसा होता है तो शायद इनका रवैया को थोड़ा सा अलग होता है, या आर्थिक संकट की बात होती है। जैसे श्रीलंका का देखते हैं तो उन पर अगर जब जिस प्रकार की उन्हें आर्थिक सहायता करवाई है तो उनसे क्या होगा भी उनसे काफ़ी शर्तें उन पर लगाई गई है। भारत में भी हम देखते हैं भी जिस प्रकार से भारत का जब 1991 में भारत की मदद की थी उस पर भी किस प्रकार की हमें शर्तों का सामना करना पड़ा था। भी आइए हमने कहा था आपको ये शर्त आपको अपनानी होगी, तब हम आपको क्या देंगे, लोन देंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखते हैं तो इस प्रकार की कोई प्रतिबद्धता नहीं देते हैं और कोई भी गारंटी इनको नहीं दी जाती है। ठीक है, आगे कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत व अन्य देशों को ईरानी और वेनेजुएला के तेल के बहिष्कार करने व रूस युद्ध के समय में इन देशों को बाजार वापस में लाने का प्रयास किया था। अब देखते हैं जो अमेरिका था सबसे जब पहले क्या था भी जो ईरान था और वेनेजुएला था उनसे भारत को जो तेल खरीदने के लिए मनाही करती थी भी आपको तेल नहीं खरीदना इनसे। मगर जब भी देखते हैं भी जब रूस के साथ युद्ध हो रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो रूस को काउंटर करने के लिए वापस इनको बाजार में ले आए हैं ताकि भारत इनसे इनका तेल खरीदे और रूस से तेल ना खरीद पाए।
ठीक है। तो ये भी कहीं न कहीं हम देखते हैं किस प्रकार से किस राजनीति को प्रभावित करते हैं, कौन ये जो वैश्विक राजनीति है किस प्रकार से चलती है। ठीक है। अगला कहता है अभी 2020 में रूस ने घोषणा की थी कि वह 4 स्थितियों में परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर ये भी कहा गया है भी रूस ने कहा अभी वह अभी अपने जितने भी हथियार है, क्योंकि अब जो ये युद्ध है वह उनके यानी स्थिति यानी उनकी क्या कहते हैं प्रभाविता को प्रभावित करने वाला युद्ध है, यानी किस प्रकार उनके एग्जिस्टेंस यानी उनका ये बताने के लिए भी जो उनकी पावर को यानी सम्मान का एक युद्ध हो चुका है। तो इसमें वह किसी प्रकार के हथियार का यूज कर सकता है। तो इसमें कहता है कि जो रूस है उसने 4 कारण बताए थे भी, अगर इसमें से कोई कारण होता है तो वो रूस है वह अपना न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेगा, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। कौन कौन से थे वह? सबसे पहले था भी यदि कोई आने वाले मिसाइल हो यानी देश के प्रति अगर कोई ऐसी मिसाइल आ रही है जो उसके लिए खतरा है यानी खतरा उत्पन्न करेगी, तो उसके लिए उसके परिप्रेक्ष्य में भी वह क्या करेगा परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। साथ ही साथ सामूहिक विनाश के हथियार यानी कुछ प्रकार से हम जो केमिकल वेपन्स बोलते हैं जिससे बड़ी लेवल पर जो मानवता का सामूहिक जो यानी सामूहिक रूप से क्या हो नुकसान हो पूरी भूमि को या पूरी मानवता को, तो उसमें भी वह न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। ठीक है। साथ ही साथ जो अपने जो परमाणु हथियार के यानी जो परमाणु हथियार से संबंधित जो शास्त्र गृह या बुनियादी ढांचा है या न्यूक्लियर जो उनके रिएक्टर्स है ऊर्जा के, उन पर अगर कोई हमला करता है तो फिर भी वह अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। ठीक है। साथ ही साथ वह पारंपरिक युद्धों में रूस के अस्तित्व पर खतरा डालने की, अगर मान लो नॉर्मल युद्ध है रूस की सुरक्षा पर अगर खतरे की बात आती है तब भी वह रूस क्या करेगा परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। ठीक है। तो यही एक आर्टिकल था जिसके अंदर ये डिस्कशन किया गया था, बस एक प्रकार का जो हमारी जो कुछ वेस्टर्न कंट्री है उसका किस प्रकार का रवैया रहता है। ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वह भी हमारा द हिंदू से संबंधित आर्टिकल है जिसके अंदर कहा गया अभी द नेचर वार्निंग साइन द नट्स ऑफ रिपेनिंग स्टेट्स, यानी इसमें कहा गया अभी जो बाढ़ की जो स्थिति बनी आ रही है। ठीक है। इसके में बाढ़ पर चर्चा हुई भी किस प्रकार से जो आज दिनों दिन जो बाढ़ की स्थिति है वह बनती जा रही है। साथ ही साथ इसके अंदर जिक्र किया गया जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी है वह चीन से बहती है। ठीक है। तो चीन से बहती है तो चीन क्या करता है भी उसकी पूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध नहीं करवाता है, जिसकी वजह से हम जो आगामी हमें जो निर्णय लेने होते हैं या किसी प्रकार के हम कह सकते हैं जो इस प्रकार का हम जो बाढ़ से निपटने के लिए हमें जो कदम उठाने चाहिए वह कदम हम नहीं उठा पाते हैं और हमें काफ़ी जान माल की हानि का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो हम देखते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये देखते हैं भी ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वह लगभग यहाँ से बहती है। तो ये सारा एरिया किसका है? चीन का है। और ये यहाँ की जानकारी अगर हमें चीन उपलब्ध नहीं करवाता है तो हमें बाढ़ जैसी स्थिति है वह भी क्या यानी और भयावह हो जाती है। साथ ही साथ चीन क्या कर रहा है भी इस जो नदी के ऊपर बांध बना रहा है। ठीक है। तो बांध बनाने से भी जो जल है वह कितनी मात्रा में प्रभावित होगा, इससे जो नीचे वाले देश हैं जिसमें भारत आ जाता है बांग्लादेश है तो उनको जल की कितनी कमी हो सकती है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कभी अगर जानकारी उपलब्ध नहीं कराएंगे तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसका हम सामना कैसे कर पाएंगे। ठीक है। कहता है आर्टिकल भी विश्व में कई हिस्सों में बाढ़ की तीव्रता और बारंबारता में तीव्रता से वृद्धि हुई है। हम देखते हैं भी विश्व में अब आजकल देखते हैं भी कहीं पे भी बहुत से क्षेत्रों में जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, भारत में भी बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है। कुछ समय पहले चीन में भी इस प्रकार की बाढ़ आई थी। तो इस प्रकार के जो विश्व में देखते हैं अभी बाढ़ की स्थिति निरंतर क्या है बनती जा रही है। ठीक है। और उसकी तीव्रता भी है और बारंबारता यानी बार बार हो रही है, यानी बार बार हो रही है तो हम उसके आधारभूत ढांचा या बाढ़ को रोकने के लिए जो कारण है वो भी नहीं अपना पा रहे हैं। ठीक है। वैसे क्या भी जो बाढ़ है एक प्राकृतिक घटना है, इसको पूर्णतः रोक पाना हमारे लिए क्या नहीं है संभव नहीं है, मगर इसको हम जो समय रहते हुए जरूरतमंद के उपाय करने के लिए हम सक्षम होते हैं। और ये कब हो सकते हैं? जब हमें उपलब्ध और सटीक जानकारी उपलब्ध हो। ठीक है। तभी हम इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण जो कदम उठा पाएंगे। ठीक है। अगली लाइन कहते हैं भी लेकिन ये हाइड्रोलॉजिकल जानकारी साझा न करें। इसका कारण क्या क्या होते हैं अभी बाढ़ का इतना भयानक होने का? कहीं न कहीं जो देश होते हैं जो हाइड्रोलॉजिकल, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल जो जानकारी होती है वह साझा न करने, वह गतिविधियों से संबंधित जानकारियां न देने। भी जो नदी के किनारे किन कौन से राज्य बसे हैं, ठीक है, जैसे पानी का नदी के अंदर पानी का स्तर कितना बढ़ गया है, ठीक है, इस प्रकार की अगर जानकारियां नहीं देते हैं तो जिनकी वजह से क्या होता है भी जो आगे जो होते हैं उनसे बाढ़ की स्थिति और ज़्यादा भयावह हो जाती है। ठीक है। और ये भी कहते हैं भी अगर हम जो बाढ़ के नज़दीक यानी नदी के किनारे पर रहने वाले जो लोग हैं उनको भी अगर हम जानकारी मुहैया नहीं करवाते हैं तो वहाँ पे भी हमें जान माल की काफ़ी हानि होती है। अगर समय रहते उनको वहाँ से पीछे हटा लिया जाता है तो उतनी हानि हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है।
अगला क्या है भी जो उपलब्ध न करने और सीमा पार जो देश है वह निर्मित बांध की जानकारी न देना। जिस प्रकार से हम देखते हैं जो सीमा पार जो बांध बनाए जाते हैं उनकी जानकारी भी हमें उपलब्ध नहीं करवाना भी कहीं न कहीं इसको और क्या बना देता है, जटिल बना देता है। ठीक है, तो इसको क्या बना देता है हमारे लिए, यानी और ज़्यादा भयावह बना देता है या और ज़्यादा जटिल बना देता है। जबकि भारत में बाढ़ के मौसम कहाँ, कब, जून और सितंबर के अंदर आता है के दौरान जल संबंधित जानकारियां साझा करने की दृष्टि से वर्ष 2013 में चीन के साथ हमने एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू किया था। ठीक है, क्योंकि हमें एमओयू करने की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि हमने जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसको प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दोनों देशों ने अपने जो जानकारी साझा करने से संबंधित साइन नहीं किया है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, अभी हमने एक एमओयू साइन कर लिया है जिसकी वजह से जो हम आपस में जो नदियां हैं उनकी जानकारियां उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, क्या कहता है, प्रथागत कानून के अनुसार किसी भी राज्य को अपने क्षेत्र का इस तरह से उपयोग करने के प्रतिबंधित करता है। ठीक है, भी अपने यानी जो ये कानून क्या कहता है भी अपने क्षेत्र का इस तरह से आप उपयोग नहीं कर सकते हैं भी जिसकी वजह से आपको ऐसा हो भी आप जो दूसरे देश को उससे नुकसान हो रहा हो। ठीक है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी पे ऐसा नहीं है, जैसे भी अगर चीन पूरा पानी रोक ले तो जिससे क्या होगा, भारत और बांग्लादेश को नुकसान होगा। ऐसा ही अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसे हम ये इस जो मैप में देखते हैं भी यहाँ से जो सिंधु नदी जाती है वह भारत से होकर बहती है। इधर ये जो हमारी जो सतलज नदी है या रावी नदी है, झेलम नदी है, तो ये सारी की सारी नदियाँ क्या है, भारत से बहती हुई पाकिस्तान में बहती हैं। ठीक है, साथ ही साथ नेपाल से आने वाली कोसी नदी है, गंडक नदी है, तो ये नदियाँ भी कहीं न कहीं जो एक देश से दूसरे देश में आती है। ठीक है, ये इसी प्रकार से हम देखते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है या जो गंगा नदी है वो भारत से जाके फिर बांग्लादेश में बहती है। तो इस प्रकार से क्या है भी अगर एक देश सही से जानकारी उपलब्ध नहीं करवाएगा तो इन देशों में बाढ़ की स्थिति बनी होती है। और साथ ही साथ जो ये जो साइन है इसमें यही कहा गया है भी आप इसका उपयोग इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं कि भी आप दूसरे देश को नुकसान हो। भारत ऐसा ना हो भी गंगा नदी का पानी यहाँ से बहते हुए इसको यहाँ से निकाल दे। ठीक है, जहाँ से हम कह सकते हैं भी जहाँ से हमारा जो पश्चिम बंगाल है या उड़ीसा से होते हुए निकाल दे, पूरी नदी का मार्ग ही चेंज कर दे, तो ये इससे क्या होगा, बांग्लादेश को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, या ब्रह्मपुत्र का ऐसा करे भी यहाँ से निकाल के इधर म्यांमार में से होते हुए यहाँ से यानी निकाल दे, तो इससे क्या होगा भी इस देश को क्या होगा, नुकसान होगा। इसी प्रकार से जो नेपाल है वह या कोसी या गंडक नदी का पानी रोक करके अपने यहाँ पहुँचाने का प्रयास करें तो इससे भी नुकसान होगा। साथ ही साथ इधर अगर हम देखते हैं जो सिंधु नदी या जो रावी नदी है, झेलम नदी है, ठीक है, या सतलज नदी है, उनका पानी अगर हम अवरोध करते हैं तो पाकिस्तान में भी जल की संकट बनी रहते हैं। तो ये कानून इस प्रकार के क्या करता है, प्रतिबंधित लगाता है। ठीक है, आगे कहता है भी मानसून के दौरान असम में पिछले कई दशकों के बाढ़ की आवृत्ति बनी हुई है। यानी हम देखते हैं भी जो जब मानसून आता है तो असम के अंदर बाढ़ की स्थिति और ज़्यादा भयावह हो जाती है। ठीक है, और मुख्य कारण है भी चीन के द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करवाना, क्योंकि चीन क्या करता है, हमें इसके प्रति सटीक जानकारियाँ उपलब्ध नहीं करवाता है। भारत और चीन दोनों ही गैर नेविगेशन उपयोग अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों के थे, जिसको बोलते हैं UNWC, जो कि 1997 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और जिसको ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग हेतु यूरोप राष्ट्र आर्थिक सहयोग आयोग के पक्षकार नहीं है। यानी इस पर उन दोनों नहीं कहने की हमारे दोनों देशों ने हस्ताक्षर नहीं किया। UNWC के में बाढ़ जैसी हानिकारक स्थितियां व आपात स्थितियों पर कवर करता है। ये साथ साथ इन स्थितियों को भी क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था भी किस प्रकार से जो हमें बाढ़ से संबंधित जो जानकारी है उनको हमें उपलब्ध करवानी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या भी हमें जान माल की हानि को कम किया जा सकते हैं और मानवता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। ठीक, अगला जो आर्टिकल है वह हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है, जिसमें कहा भी दिल से करें दिल की सुरक्षा। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हाल ही में जो हमने देखा भी विश्व स्वास्थ्य यानी विश्व हृदय दिवस हमने मनाया है। ठीक है, तो जिसकी शुरुआत हमने कब की थी, 2002 के अंदर की थी। तो कहीं ये किस लिए की थी हमने, जो हृदय से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके प्रति हम लोगों के प्रति जागरूकता करने यानी जागरूकता बढ़ा पाएँ और जो उनसे मरने वालों की संख्या है उनको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इसमें वैसे एक थोड़ा सा फैक्ट दिया गया है, जो दिल है वह क्या करता है, जो हमारे जो हृदय है वह क्या करता है, हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, ब्लड को यानी पंप करने के साथ। इसमें साथ ही क्या है, जो दिल है वह यानी लगभग एक साल में कितना, लगभग यानी 1,15,000 बार धड़कता है।
ठीक है, यानी रोज इतना धड़कता है। और साथ ही साथ वह कितना 15,000 लीटर बार, यानी जो हम कह सकते हैं भी लगभग 7,500 लीटर जो तेल है, यानी जो तेल के सॉरी जो रक्त है उसको क्या करता है, पंप करता है। तो हम इससे देख सकते हैं जो हमारा हृदय है वह कितना यानी जो कार्य करता है या कितना महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार पे इसमें कुछ कहा, इसमें साथ ही साथ एक कहा गया जो इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक कहा गया भारत में हर साल लगभग 17 लाख लोगों की मौत है दिल की बीमारी के कारण होती है। और यह वर्ष 2030 तक भारत में हृदय रोगों की वजह से हर साल लगभग 2.5 करोड़ लोगों की मृत्यु होने की क्या है, आकांक्षा है। तो हम देख सकते हैं भी किस प्रकार से ये जो बीमारियां हैं हमें प्रभावित करती हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर कहा गया है भी जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको खेल कूद में अधिक ध्यान देना चाहिए। जो लोग थोड़े से किशोर हो चुके हैं उनको व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ दौड़ या साइकिलिंग वगैरह करनी चाहिए। तो इस प्रकार के कार्य करने से हमें जो दिल को हम क्या कर सकते हैं और ज़्यादा यानी स्वस्थ रह सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक छोटा सा आंकड़ा दिया गया है जिसमें कहा भी जो कोविड के बाद में जुलाई 2022 तक लगभग 15,432 लोगों की हृदय यानी जिसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर या यानी जो बीमारियों की वजह से मौत हुई है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं भी जागरूक तौर पर हमारा एक आर्टिकल है। साथ ही साथ इसमें से आपको कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो ये फैक्ट है जो आप मेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप अपना ऐसे लिखे उसमें भी ये क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक या 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो ये आर्टिकल है वह भी हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंदर क्या है भी किस प्रकार से जो हमारा जो आर्थिक जो आरक्षण है जो सब हमें पता है भी हाल ही में क्या हुआ था, जो आर्थिक रूप से जो आरक्षण दिया जाता है उसके प्रति हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर हुई थी जिसमें कहा गया था भी जो ये है जो आरक्षण दिया जा रहा है ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्तव्य को कहते हुए यह भी कहा था भी जो आरक्षण दिया जाता है वह किसी प्रकार की नौकरी या उसके लिए नहीं दिया जाता, ये सिर्फ इसलिए है भी सिर्फ जो समाज में जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। ठीक है, इससे संबंधित ये आर्टिकल है, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, चलिए डिस्कस करते हैं वो क्या कौन कौन से एग्जाम्पल इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आर्टिकल है इसमें कहा गया है भी जो 2 वर्ष पूर्व सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण से संबंधित जो अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की गई थी। अनुच्छेद 32 हम जानते हैं कौन सा, जो मौलिक अधिकार से संबंधित क्या करता है, हमारे जो मौलिक अधिकारों को क्या करता है, संरक्षण देता है और उसमें किसी भी मामले में हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने का क्या देता है, अधिकार देता है। ठीक है, आगे इसके अंदर क्या कहते हैं, इसके अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भी जो ये आरक्षण है वह मूल अधिकार नहीं है, ये सिर्फ एक नीति है यानी एक योजना है जिसके तहत हम समाज के पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में ला सकते हैं। ठीक है, और इसकी ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। भारत में आरक्षण का मुद्दा यानी इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि क्या आबादी में एक वर्ग विशेष को आरक्षण देने का आधार जाति या वर्ग होना चाहिए। ये विवाद से ये जो भारत में जो आरक्षण है वह क्या वो सिर्फ एक जाति आधारित थी या एक वर्ग आधारित होना चाहिए, क्या इसको आर्थिक रूप या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा भी नहीं माना जाना चाहिए, या क्या शैक्षणिक रूप से पिछड़े को भी क्या हम आरक्षण के अंदर नहीं लेके आ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें अंदर क्या है भी जो इसके अंदर जो सामाजिक पिछड़ेपन को भी शामिल किया जाना चाहिए, यानी जो समाज में जो पिछड़े हुए वर्ग है। ठीक है, जिस प्रकार से जो समाज उनको जो अधिकार देते हैं जिसको ट्रांसजेंडर भी हम कह देते हैं, जिनको हम समाज एक अलग दृष्टि से देखता है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, कहा गया अभी जब वंचित जाति या समुदाय आरक्षण का लाभ पाकर समाज में मुख्य धारा में आ जाते हैं तो उन्हें आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी और धीरे धीरे आरक्षण का प्रावधान समाप्त किया जाएगा। इसमें कहा भी जो आरक्षण को धीरे धीरे हमें समाप्त करना चाहिए, किस प्रकार जो समाज की जो पिछड़ी वर्ग की जाति है वह आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएगी तो वह मुख्य धारा में आ जाएगी, जो आरक्षण को धीरे धीरे हमें खत्म करना के बारे में भी सोचना चाहिए। और साथ ही इसमें कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं भी जिस प्रकार से हम जो अन्य का समीक्षा करते हैं, अन्य कोई कानून है उसकी समीक्षा करते हैं, तो क्या हम आरक्षण की स्थिति का भी समीक्षा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या अनुसूचित जाति और जनजाति ये को क्रीमी लेयर के तबके में से बाहर रख देना चाहिए या नहीं, यानी जिस प्रकार से हम ओबीसी को देखते हैं, ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर की विशेषता बनाई गई है या जो एक व्यवस्था की गई है, क्या उस प्रकार की व्यवस्था हम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंदर भी कर सकते हैं या नहीं है।
ठीक है। जबकि हम देखते हैं भी सामान्य वर्ग और ओबीसी के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था क्या है। साथ ही साथ अब क्या भी प्रश्न यह भी सरकार संसद को यह सोचना चाहिए कि क्या आरक्षण का लाभ एक बार मिलना चाहिए या बार बार मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो आरक्षण का जैसे एक बार किसी को आरक्षण मिल जाता है, वह आर्थिक रूप से सक्षम हो जाता है, क्या बार बार में भी उसको आरक्षण दिया जाना सही है या गलत है, या उसमें भी कुछ सुधार करने की क्या है हमें आवश्यकता है। यानी ये आरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ना होकर के एक पीढ़ी को दिया जाए, और साथ ही साथ अगर वह पीढ़ी सक्षम हो जाए तो वह और आरक्षण को किसी अन्य के लिए या जरूरतमंद व्यक्ति को वह आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है। इस आगे क्या भी वंचित व शोषण व सामाजिक रूप से पिछड़े, ठीक है, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान का भी जरिया हो सकता है, न कि सरकारी नौकरियों का। यानी आरक्षण है वह कहीं न कहीं क्या है, उत्थान का जरिया हो सकता है, मगर यह किसी प्रकार की नौकरी का जरिया नहीं है। अभी हाँ भी आरक्षण है तो नौकरी मिलेगी, मगर ये क्या है, एक उत्थान का जरिया है। ठीक है। बाकी आगे की राह में सिर्फ यही चीज़ें कही गई है विकिस, यानी हमें इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, जो हमने काफ़ी बार डिस्कस भी कर लिया है। ठीक है, और व्यवहारिकता के समय हमें इसके प्रति विचार विमर्श करना चाहिए, एक साथ बैठकर इस मुद्दे को आसानी से सुलझाना चाहिए। क्या आरक्षण की व्यवस्था ऐसे ही बनी रहेगी या इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, या आरक्षण केवल केवल राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा। तो सिर्फ इसी प्रकार का एक सॉल्यूशन दिए हैं गए हैं, जो हमने पहले भी काफ़ी बार क्या कर दिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये और कोई ज़्यादा कुछ खास आर्टिकल इसके अंदर है नहीं, बस यही बात है भी उनको समानता देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम इसको आगे तक कंटिन्यू रख पाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।